Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. So dear students, today our lecture is on characteristics of protozoans. हमने पिछली वीडियोस में प्रोटोजोन का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ चुके हैं. आज का ये जो लेक्चर है ये है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है. जिस तरह के एनिमल्स के अलग से करेक्टरिस्टिक्स है, इसी तरह के प्लांट्स, किंगडम प्लांट जो है हमारे प्लस प्लांटी, उसके अंदर अलग से करेक्टरिस्टिक्स है. तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो एक प्रोटोजोन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर हम एक बॉडी को देख ले प्रोटोजोन की और उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक प्रोटोजोन है. तो वो सारे करेक्टरिस्टिक्स आज हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे. उसके बाद डिफरेंट जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या रिप्रोडक्शन है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. लेकिन ये था अब अबाउट द characteristics of protozoan. Okay, तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज यूनिसेलुलर एंड सम आर कॉलोनियल. अब जितने भी प्रोटोजोन है वो यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिसका का पूरा बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल हो और वो सारे लाइफ एक्टिविटीज़ जितने भी हो, रिप्रोडक्शन हो, रिस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जो भी हो, मूवमेंट हो, वो सारा कौन करे, एक ही सेल करे. तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. तो प्रोटोजोन मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट सम आर कॉलोनियल. उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी रखते हैं. ओके, अब कॉलोनियल क्या चीज़ है, कॉलोनियल हमारे पास मल्टी सेलुलर होता है. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है कि कॉलोनियल क्या चीज़ है और मल्टी सेलुलर क्या चीज़ है. तो हम उस दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पढ़ेंगे और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बता देंगे कि कॉलोनियल बेसिकली क्या होता है. कॉलोनियल ऐसा होता है कि बहुत सारे सेल यानी मल्टी सेल्स, इसी तरह इसके अंदर मल्टी सेल आपस में इकट्ठे होके यानी डिवाइड तो कर लेते हैं, यानी एक सेल, दो सेल, इसी तरह डिवीजन कर लेते हैं, बहुत सारे सेल बन जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेटली यानी फ्री लिविंग नहीं होते, यानी वो फ्रीली लिव नहीं करते. ओके, वो एक दूसरे से तो यानी हर एक सेल मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाता है, लेकिन कॉलोनियल बना लेते हैं. कॉलोनियल मीन, और अगर हम यहाँ पर मल्टी सेलुलर को देख ले, ओके, मल्टी सेलुलर बॉडी को देख ले, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल है. अभी यहाँ पर ये सेल, दूसरे सेल में ग्रीन से शो करवाता हूँ या ब्लू से, इसी तरह, और ग्रीन से भी कुछ सेल शो करवाता हूँ. ओके, अब यहाँ पर भी तीन किस्म के सेल है, मल्टी सेलुलर है, और यहाँ पर भी हमारे पास कितने में तीन टाइप के सेल लिख लेता हूँ, तीन किस्म के बेसिकली, क्योंकि इनके फंक्शन मुख्तलिफ होते हैं. ओके, इसी तरह ग्रीन कलर में भी. अब क्या है कि कॉलोनियल में हमारे पास मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, लेकिन हर एक सेल ने डिवीजन ऑफ लेबर भी मौजूद होगा. यानी ये सेल फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर के, ये रिप्रोडक्शन के लिए है. ओके, ये जो ब्लू में है ये एक्सक्रीशन के लिए है, और ये जो रेड कलर में है ये डाइजेशन के लिए है. ओके ओके, ये मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ. अब क्या होगा कि यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, और यहाँ पर भी डिवीजन, ये डाइजेशन के लिए, ये एक्सक्रीशन के लिए ये सेल, और ये सेल रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, अब क्या होगा कि ये जो सेल है, इस सेल के पास डाइजेशन ये करेगा. अब डिवाइड किया है ताकि सिंपल हो सके, वो लाइफ गुजारने में उसे आसानी हो, और ये सेल एक्सक्रीशन करेगा और ये सेल रिप्रोडक्शन करेगा. तो कॉलोनियल में हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो डाइजेशन वाले सेल है, इस एक सेल को अगर हम इससे अलग कर ले तो ये खुद से हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, कर सकता है, उसके साथ साथ एक्सक्रीशन भी कर सकता है, यानी अपनी लाइफ गुजार सकता है. अगर इस एक सेल में, हर एक सेल में, कॉलोनियल के अंदर जितने भी मल्टी सेल्स होते हैं, हर एक सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन भी करे, डाइजेशन भी करे, एक्सक्रीशन भी करे, सारे लाइफ एक्टिविटीज़ करे.
लेकिन मल्टीसेलुलर में हमारे पास डिफरेंट है केस। अगर यहाँ पर हमारे पास डाइजेस्टिव सेल है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई सेल है, तो वो एक्सक्रीशन नहीं कर सकता। अगर हमारे पास वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई सेल रिप्रोडक्शन का है, रिप्रोडक्शन सेल है, यानी जर्म सेल है, जर्मिनल सेल है, जर्म सेल है, तो वो क्या है कि वो हमारे पास एक्सक्रीशन और डाइजेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा। तो मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल में आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो था पहला पॉइंट। तो हमारे पास प्रोटोजोन में क्या होगा, यूनिसेलुलर होंगे और कॉलोनियल भी, सम ऑफ देम आर कॉलोनियल। और कॉलोनियल आपको मैंने बता दिया, विल्वोक्स इसका एग्जांपल है। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है क्या, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, सम आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद अनएडेड आई। ज्यादातर जो प्रोटोजोन होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमोडोमोनास हो गया, जितने भी मेंबर है प्रोटोजोन के, वो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, यानी आम नज़र से हम नहीं देख सकते, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी है जो कि आम नज़र से हमें नज़र आ जाते हैं। ओके, ऑल सिमेट्री वर रिप्रेजेंट इन दिस फाइला। अब जितने भी सिमेट्रीज है, बायलेटरल सिमेट्री है, रेडिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है, ओके, वो सारे सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नो टिश्यू और ऑर्गन आर प्रेजेंट। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास टिश्यू भी नहीं बनते। जब टिश्यू नहीं बनते तो ऑफकोर्स हमारे पास ऑर्गन्स भी नहीं बनेंगे। तो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट, बट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। अब ऑर्गेनेलीज डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या वो ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस है, एक ऑर्गेनेली है, फूड वैक्यूल है, ये मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ से। ये एक हमारे पास अमीबा मेंबर है, ये एक मेंबर है प्रोटोजोन का, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली हम हर उस चीज़ को कहेंगे जिसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या हो, एक मेम्ब्रेन मौजूद हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है, तो अंदर साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया वैक्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम इसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हो गए फूड वैक्यूल। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ एक्सक्रीशन में, कुछ रिप्रोडक्शन में हेल्प देंगे कुछ सेल्स, ओके, ऑर्गेनेलीज। ओके, तो इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द फिफ्थ वन इज सम फ्री लिविंग। ओके, फ्री लिविंग, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है, मूड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो कुछ क्या है, जब लाइफ गुजारते हैं तो कुछ फ्री लिविंग है, यानी वो अलहदा ही होते हैं, अलग से एक ही सेल होता है और पूरा लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी उसको हम फ्री लिविंग बोलते हैं। कुछ का मूड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म मीन कि हमारे पास दो सेल्स होंगे, दो, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में म्यूचुअल होके, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के एक को बेनिफिट्स होगा, यानी एक इसको अगर खुराक देगा तो इसको बेनिफिट्स होगा, लेकिन इस दूसरे को ना ये हार्म होगा, इसको ना नुकसान होगा और ना बेनिफिट होगा। म्यूचुअलिज्म में हमारे पास क्या है, नहीं, म्यूचुअलिज्म में हमारे पास ये है कि दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में एक रिलेशनशिप बनाएंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएंगे, जिसमें दोनों पार्टनर को क्या होगा, फायदा होगा। ये इसके लिए खुराक बनाएगा तो ये इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसी तरह तो म्यूचुअलिज्म में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन के दोनों को बेनिफिट्स होगा जो ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे होते हैं। दूसरा क्या है, कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में वही जो इससे पिछले मैंने आपको बात किया कि क्या था, कॉमनसेलिज्म में क्या है कि दोनों आपस में एक रिलेशनशिप बनाएंगे और एक को हमारे पास फायदा होगा, यानी बेनिफिट होगा, और दूसरा ना तो इसे बेनिफिट होगा, नो बेनिफिट, नॉट हार्म। ओके, और इसी तरह तीसरा क्या है हमारे पास, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, हार्म होगा।
यानी वो नुकसान उठाएगा। ओके, तो ये 3 तरह की ऑल वर रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर 3 तरह की क्या है, रिलेशनशिप है, फ्री लिविंग है 4 तरह की। या तो वो फ्री रहेगा, फ्री लिविंग करेगा, या वो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बनाएगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, या वो कॉमनसेलिज्म बनाएगा, दूसरे रिलेशनशिप बनाएगा, या फिर वो पैरासिटिज्म रिलेशनशिप बनाएगा। ओके, तो ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डाइवर्स है। आगे जाके और भी हम इसे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, क्योंकि हर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी मौजूद है, डाइजेशन भी मौजूद है, और इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है। अब लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, ये आपने याद रखना है, ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में अमीबा के अंदर। फ्लैजिला के थ्रू भी वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिलिया के थ्रू भी हम प्रोटोजोन मूव कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट सेल मूवमेंट, कुछ प्रोटोजोन में डायरेक्ट सेल मूवमेंट भी होती है। एंड सम आर सिसाइल, सिसाइल हम उसे बोलते हैं जो कि मूव ना कर सके। तो कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो उसको हम सिसाइल बोलते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोकोमोशन को आप देख ले कि कितनी तरह की लोकोमोशन होती है। इसके बाद सम जो हमारे पास होते हैं, सम प्रोवाइड एक्सोस्केलेटन आर एंडोस्केलेटन बट मोस्टली आर नेक्ड। अब इसके अंदर ज्यादातर प्रोटोजोन के अंदर कुछ के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होती है, कुछ के अंदर एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्केलेटन मौजूद हो, और एक्सोस्केलेटन के उसके बाहर मौजूद हो। तो एंडोस्केलेटन में हमारे पास आप माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट मौजूद होते हैं उनके अंदर, या पेलिकल जो कि साइटोप्लाज्म से गुजरे हुए होते हैं, तो वो एंडोस्केलेटन बनाते हैं प्रोटोजोन के। और एक्सोस्केलेटन कुछ ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द हमारे पास सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का एक मेम्ब्रेन बन जाता है, एक पर्दा बन जाता है, तो वो उसका प्रोटेक्शन देते हैं प्रोटोजोन बॉडी को, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। और कुछ नेक्ड होते हैं, ओके, कुछ में नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन आर ऑल टाइप्स। अब बहुत तरह की न्यूट्रिशन, यानी जितने भी न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है, खुद से उसके अंदर खुद से वो खुराक बना सकते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉफिक है, वो डिपेंड करते हैं दूसरों पर, खुराक लेते हैं दूसरों से बना हुआ खुराक लेते हैं। और सम आर सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक हम वो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास यूजिंग न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन सराउंडिंग मीडिया। अब जब जहाँ पर ये रह रहे होते हैं, फर्ज करें मॉइस्चर एरिया में ये रह रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट डेड हो गए हैं या एनिमल, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होती है, फैट्स होती है, तो वो ये खाते हैं, ये प्रोटोजोन वो भी खाते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वर प्रेजेंट। ओके, उसके बाद जो हैबिटेट है इसका वो है एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन के ये समंदर के अंदर भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, पांड वाटर के अंदर भी हो सकते हैं। ओके, एंड टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल मीन के ये जमीन पर भी रह सकते हैं, सहरा में भी रह सकते हैं, जंगल में भी रह सकते हैं, आम ग्राउंड एरिया में भी रह सकते हैं। ओके, फॉर प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह होती है, तो एसेक्सुअल भी मौजूद है और सेक्सुअल भी मौजूद है, बट मोस्टली एसेक्सुअल होती है। और एसेक्सुअल के अंदर भी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं ये प्रोटोजोन। तो रिप्रोडक्शन हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू भी हो सकती है। फिशन, फिशन में भी हमारे पास बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन दोनों के थ्रू कर सकता है। एंड सिस्ट फॉर्मेशन, और सिस्ट के थ्रू भी होता है। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, या तो सिंगेमी के थ्रू होगी या कंजुगेशन। अब सिंगेमी हमारे पास क्या है, ये नया वर्ड है। कंजुगेशन तो आप लोगों ने काफी टच दिया होगा एफएससी में, लेकिन यहाँ पर सिंगेमी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। ओके, अब इसमें क्या होता है कि यूनियन होती है गैमीट्स का, आपस में गैमीट कंबाइन होते हैं और जाइगोट बनाता है। फिर हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। और ज़्यादातर जो हमारे पास इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि उसका पूरा का पूरा बॉडी हैप्लॉइड होता है, तो वो हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो आज हमने पढ़ा सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन, यानी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटोजोन के वो हम पढ़ लिए। उसका रिप्रोडक्शन किस तरह होगा, न्यूट्रिशन किस तरह हो, ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
कि ये करेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोन में होंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये एक अमीबा का है जो कि मेंबर है प्रोटोजोन का। ओके, इसी तरह पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनास, ये सारे मेंबर्स है जिसको हम क्लासिफिकेशन में इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।